क्लास। ओके, कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, राइट। अभी आज से लेकर के हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर लेंगे इसके अंदर? चैप्टर नंबर 2 जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। तो हेडिंग पुट करेंगे सारे। चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर इसका है 1872। अब देखो, क्योंकि तुम लोग है ना लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ करा देती हूँ कि लॉ जो है हमारा वो किस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या है, कभी तुम लोगों ने कोई बुक्स रीड करी है? नॉवेल्स रीड करते हो? नहीं? अच्छा, जो भी एकेडमिक्स वाली बुक्स होती हैं वो तो देखी होंगी ना। अब उसके अंदर कंटेंट कैसा होता है? एकदम रनिंग में पूरा लिखा हुआ रहता है क्या, बिना किसी पॉज के, बिना कोई पैरा चेंज करे या कोई लाइन छोड़े हुए एकदम कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ रहता है क्या? या पॉज होता है बीच में? होता है ना, पैराग्राफ चेंज होता है ना बीच बीच में। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों करा जाता है? सो दैट जो भी उसको पढ़ रहा है, जो भी रीडर्स हैं, उन लोगों को एक क्लैरिटी मिल सके कि कहाँ एक टॉपिक खत्म हुआ है, कहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग उस टॉपिक की क्या है, तो पहले से हमें उस चीज का आइडिया लगे। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके रखते हैं। ठीक बात है। ऐसा ही सेम हमारे पास लॉ के अंदर भी होता है। अगर हम लॉ को ऐसे नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली लिखते चले गए ना, तो उससे क्या होगा कि रीडर्स को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ किस चीज की बात कर रहा है। ओके, फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं? सेक्शंस बुलाते हैं। कभी जैसे तुम लोगों ने कोई सीरियल्स या ऐसा मूवीज देखी हो, तो उसमें कभी सुना है कोर्ट रूम में केस चल रहा है और केस में जज जो है वो डिसीजन दे रहा है, और उस टाइम पे वो कहता है कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि मिस्टर ए को है ना इस धारा के तहत इतनी इतनी सजा सुनाई जाती है, बोलते हैं ना ऐसा। कभी नोटिस किया उसमें वो धारा वर्ड जो ये बोलते हैं वो क्या होता है? एक्ट है वो सेक्शन है, वो सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा लॉ होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने नंबर्स दे रखे हैं, और वो नंबर्स ही हमारे लिए क्या है? सेक्शंस है। ठीक है, समझ आता है इतना? वही नंबर्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे? सेक्शंस हो जाएंगे। अब वो सेक्शंस जो है उन नंबर्स को डिनोट करके रेफर किया जाता है कि अच्छा इस वाले नंबर के अंदर ये चीज दे रहा है। ठीक है, वरना इस तरीके से हम कैच नहीं कर पाएंगे ना कि लॉ में कहाँ कौन सा प्रोविजन लिखा हुआ है, इसीलिए नंबरिंग उसको असाइन करी। ठीक बात है। और हिंदी में इस नंबरिंग को हम क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? धारा बोलते हैं। ठीक है, वो जो धारा बोलते हैं ना, दैट इज सेक्शन नंबर ओनली। ओके, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, एक बार पहले इसका ब्रीफ ले लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या। ओके, यहाँ पे है ना, ये पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहला हमारे पास सेक्शन 1 से लेके 75 तक के सेक्शंस रहेंगे जो डिवाइडेड है यहाँ पे। इसमें 76 से 123 आएगा, सेक्शन 76 टू 123। एंड तीसरा पार्ट इसमें आएगा 124 से 238। इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं हमारे पास? कितने सेक्शंस हैं? 238। देखो बोलते भी रहो मेरे साथ साथ, वरना नींद आ जाएगी तुम्हें, इसीलिए मैं बुलवा रही हूँ इतनी बार और इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ तुम्हें, सो दैट डजंट गेट बोरिंग। अच्छा, तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस हैं? 238 सेक्शंस है। अच्छा, अब यहाँ पे है ना, ये सेक्शंस एक्चुअल में किस किस चीज के बारे में है वो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। जो 1 से 75 वाला पोर्शन है हमारा, ये हमें जनरल प्रिंसिपल्स बताता है। क्या बताता है? जनरल प्रिंसिपल्स बताता है। ये जनरल प्रिंसिपल्स आपके हर एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, दूसरा
पोर्शन आता है हमारे पास 76 से 123। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो 76 से 123 वाले सेक्शंस हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। ओके, डिलीट हो गए यहाँ से। क्यों डिलीट हो गए? क्योंकि इनके ऊपर है ना हमने एक अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा। कल हमने बताया था ना जब इंडेक्स देखा था, तो उसके अंदर हमारे पास एक दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है सोगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये पूरे सेक्शंस यहां से हट करके कहां चले गए हैं, नए एक्ट में चले गए हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फाइन, तो ये सारे सेक्शंस में मैं नीचे लिख रही हूं, डिलीटेड, न्यू लॉ फ्रेम्ड, और उस न्यू लॉ का नाम क्या है यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, क्लियर? तो चलो इनकी टेंशन तो खत्म हुई, ये बीच के वाले ये जो सेक्शंस हैं ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। फिर हम बात करें 124 से 238 तक जो सेक्शंस हैं, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये प्रोविजन सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल है, वेयर एज जो ये वाले प्रोविजंस हैं ये हमारे सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इक्वली अप्लाई हो जाए। ठीक बात है। तो हमें मेनली कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, 1 से 75 तक, और दूसरा यहाँ पे 124 से 230, सारे सेक्शंस पढ़ने पड़े। ऐसा नहीं है, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, बस एक बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है, मैं जिस सेक्शन नंबर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ ना, वो नंबर्स तुम्हें याद रखने पड़े। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है, बट तुम क्लास में बोलते रहोगे ना, मैं डेली आकर के रिवाइज करवाती हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो बोलने के साथ साथ तुम्हें वो अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगे। नहीं होते तो ट्रिक है उसकी भी एक, वो भी मैं लास्ट में तुम्हें बता दूं कैसे कर। ओके है ये चीज? एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। एक बार इसकी नोटिंग कर लो। जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। डन? ठीक है, नोटेड ये पूरा। ओके, अब है ना, ये मैंने तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क समझा दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कौन से ईयर का लॉ है ये, कौन से ईयर का लॉ है? 1872 का। मतलब तुम देखो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉज जो इंडिया में आज भी ऑपरेट कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है, और आज दिन तक ये अमेंड नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, और हम इसको अभी तक फॉलो भी कर रहे हैं, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको। राइट, अब समझते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखो, ये ए है एंड ये पर्सन है बी। ओके, अब ए जो है ये अपनी कार सेल करना चाहता है। फाइन, अब कार सेल करने के लिए इसने क्या किया ना, बी को ऑफर दिया, बी को ऑफर दिया या फिर इसको प्रपोजल दिया, कुछ भी बोल सकते हो। इसने इसको ऑफर किया है टू बाय हिज कार, कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, मैं मेरी कार सेल कर रहा हूं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरी कार खरीदने में?
तो ऐसे करके ए उसको क्या दे रहा है, बी को ऑफर दे रहा है, ठीक है। इसको ऑफर भी बोल सकते हैं, प्रपोजल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसका प्राइस बता देगा, गाड़ी का प्राइस, कि मैं ये कार कितने में सेल कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसने प्राइस बताया 3 लाख, ठीक है, कि 3 लाख के प्राइस में मैं मेरी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। फाइन। अब बी ने उस कार को देखा, कंडीशन देखा, गाड़ी का प्राइस वाइज सारी चीजें इवेल्युएट करी, तो उसको लगा कि यार ये डील तो एकदम सही है, मेरे को गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब बी ने, जाहिर सी बात है, ए को यस बोलना होगा, राइट, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा। तो बी जो है वो ए को अपना क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। समझ में आया, वो यहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है इसको, यानी कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं और मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदने के लिए रेडी हूं। ठीक बात है। अब यहाँ पे ये एक तरीके से क्या हो गया है, प्रॉमिस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, ये प्रॉमिस क्रिएट हो गया कि इसने इसको ऑफर दिया एंड बी ने बदले में अपनी एक्सेप्टेंस दे दी ए को। तो अब ये क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया कि ठीक है मैं तुम्हें मेरी कार डिलीवर करूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगे, पैसे दोगे। ओके, एक टर्म मैं यहाँ पे और बोल रही हूं, दैट इज व्हाट, कंसिडरेशन। एक टर्म मैं और बोल रही हूं, कंसीडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कुछ भी आप एक दूसरे के, अब तुम किसी से भी कोई भी चीज खरीद के ला रहे हो तो बदले में पैसे तो दोगे ना उसको। अच्छा, पुराने जमाने में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे, कि किसी से मैं अगर कोई सामान खरीद के ला रही हूँ तो मैं बदले में उसको क्या दे रही हूँ, सामान ही दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कंसिडरेशन जो है, मुझे बताओ ए की तरफ से कंसिडरेशन क्या जा रहा है, बी को कार जा रही है, ठीक बात है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, कार है, राइट, जो इसको डिलीवर करनी पड़ेगी। और बी को क्या देना पड़ेगा इन रिटर्न, बी को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे ये कार खरीदने के लिए। सही कह रही हूं मैं ना, कोई भी चीज ऐसे ही फ्री में तो आती नहीं है, हमें कुछ ना कुछ उसके बदले करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उसके बदले देना पड़ेगा। ओके, तो ए को कार के बदले क्या मिल रहा है, उससे पैसे मिल रहे हैं, और बी को पैसे देने के बदले ए से क्या मिल रहा है, कार मिल रही, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं तुम्हें इसका बना के बता रही हूं, इसी से तुम्हें ये पूरा कहानी क्लियर हो जाएगी। ए ने ऑफर दिया था ना, ठीक है, ऑफर के बदले बी ने क्या दिया, एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है। मतलब इसने इसको पूछा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, इसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदने के लिए रेडी हूं। अब ऐसा करते से ही ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया, ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर एक चीज और डिसाइड हुई है यहाँ पे, और वो क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है। क्या डिसाइड हुआ, कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, यानी कि 3 लाख रुपए। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ 3 लाख रुपए ही है, या एक ही तरफ से भी कुछ कंसिडरेशन है, कार है ना, समझ में आया, तो मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ओके, अब प्रॉमिस में जैसे ही कंसिडरेशन एड ऑन हो गया ना, वैसे ही ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, वैसे ही अग्रीमेंट। अब ये क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया। अब देखो यहाँ पे ना क्या दिक्कत है, एक ये इनमें से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब इन टर्म्स को ब्रीच कर सकता है क्या, ब्रेक कर सकता है ये प्रॉमिस, कि ए क्या करे ना, बी से पैसे तो लेकर के रख ले, लेकिन बदले में गाड़ी उसको डिलीवर ना, चांसेस है ऐसा होने के, बिल्कुल है। बी के तरफ से बी कार लेकर के रख ले, उसको आराम से चला रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन बदले में 3 लाख रुपए नहीं दे रहा है, चांसेस है ऐसा करने के। तो प्रोमिस तो ब्रेक करने के लिए ही होते हैं, राइट, चांसेस है ना कि लोग प्रोमिस को ब्रेक करेंगे। इसीलिए अभी तक हम सिर्फ इसको क्या बुला रहे हैं, अग्रीमेंट बुला रहे हैं। अभी तक इसमें सिर्फ क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ। लेकिन अग्रीमेंट में हमें एक चीज और एड ऑन करनी है, और वो क्या है, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। जैसे ही ये लीगल एनफोर्सिएबिलिटी इसमें ऐड हो जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा,
ठीक है, दिस बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हें इस देखो हम कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे अराइव करे हैं, एक एक टर्म का अलग अलग मतलब समझते हैं। लीगल एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर तुमने अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे खिलाफ क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी कि सूट फाइल सकता है, हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ये क्या बन गया, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। करेक्ट है। अब एक काम करो, पहले एक बार समझ लो फिर एक साथ सारी चीजें लिख लेना। मैं तुम्हें सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब लिखवा रही हूँ। कंसिडरेशन का मतलब जो है वैसे तो ये होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी बदले में अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये समथिंग एनीथिंग हो सकता है ना, सही है, समथिंग कुड बी एनीथिंग, पैसा भी हो सकता है और कुछ काम भी करके दे रहे हो वो भी, तो इसको मैं कह रही हूं ये एक्ट भी हो सकता है या फिर मनी भी हो सकता है। सही बात है एकदम। तो कंसिडरेशन का मतलब समझ आ गया क्या होता है, फाइन। अब दूसरा टर्म जो समझना था वो है लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। अब एक बात बताना इस वाले चार्ट को देख करके कि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एनफोर्सिएबिलिटी है या अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट में है ना, ये फीचर अग्रीमेंट में से मिसिंग है, तभी तो हमने बाद में अलग से ऐड ऑन किया है। अब इस फीचर का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग्स निकलते हैं इसके। एक तो मीनिंग है राइट टू स्यू, यानी स्यू का मतलब जानते हैं, केस फाइल करना। मतलब अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करी तो अगली पार्टी क्या कर सकती है, उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। ठीक बात है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इसमें इसका एक और मीनिंग निकलता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज। अच्छा, राइट्स का मतलब क्या होता है और ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या, ये बताओ। व्हाट आर राइट्स, तो सही कहा तुमने। राइट्स एक तरीके से हमारा अधिकार होता है जो हमें मिला हुआ रहता है ना, जिसको हमें एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन ऑब्लिगेशंस एक तरीके से हमें फुलफिल करनी है, यानी जिम्मेदारी है ये हमारी, ऐसे लाइबिलिटी बोल सकते, लाइबिलिटी जैसा बोल सकते ना। तो ऑब्लिगेशंस हमारी क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटीज हो जाएंगी। अब है ना, एक बार ये वाला चार्ट देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे ए और बी में से किसका राइट है, किसकी ऑब्लिगेशन है, या दोनों का राइट एंड ऑब्लिगेशन, दोनों का है और बाकी लोग, दोनों का है। ठीक है, दोनों ही पर्संस का यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, राइट भी क्रिएट हो रहा है और ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो रहा है। एक टेबल से समझते हैं इस चीज को। इसी के नीचे मैं एक टेबल बना रही हूं, एक तरफ ए एक तरफ बी, और एक मैं यहाँ पे लिख रही हूं किसका राइट क्रिएट हो रहा है और किसका ऑब्लिगेशन क्रिएट है। फाइन। अब मुझे बताना इसमें ए का राइट क्या है, कार डिलीवर करना। ठीक है, डिलीवर कार। और ए की ऑब्लिगेशन क्या बनती है, ऑब्लिगेशन क्या है, कार डिलीवर करना ऑब्लिगेशन है कि राइट है, ऑब्लिगेशन है, राइट नहीं है, वापस सोच रहे। और ए का ही है या बी का है, लास्ट क्लास
हाँ, तो तब तक तुम लोग सोच लो राइट्स किसके क्रिएट हो रहे हैं और ऑब्लिगेशंस किस, और क्या क्या क्रिएट हो रहा है वो और सोच। राइट किसका क्रिएट हो रहा था उसमें? ए का राइट क्या था? पेमेंट रिसीव करना। और ऑब्लिगेशन उसकी क्या थी? एग्जैक्टली exactly. तो अपनी अपनी ओपिनियंस है ना वो एक्सप्रेस किया करो, ये नहीं कि दूसरा जो बोल रहा है हम भी वही बोलते हैं। ठीक है, खुद का दिमाग यूज करके बोला करो जो सही, ऐसा सही गलत कुछ भी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ गलत बताओगे तो। और सब अपने ही है, कोई कुछ भी सोच रहा हो डजेंट मैटर। तुम तो अपना ओपिनियन बताया करो कि ये हमारे अकॉर्डिंग ये चीज सही होनी चाहिए। फाइन। अभी दोबारा सब कुछ। ओके। हाँ जी। अब राइट्स बताओ, ए का राइट क्या बनता है? पैसे रिसीव करना उसका राइट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिसीव मनी। ठीक है, पेमेंट रिसीव करने का इसका क्या बनता है? राइट बनता है। लेकिन ए का ऑब्लिगेशन क्या है? कार डिलीवर करना इसका ऑब्लिगेशन है, तो डिलीवर कार यहाँ पे मैं ऑब्लिगेशन में लिख देती हूँ। ओके। अब बी का मुझे बताओ राइट क्या बनता है? टू रिसीव द कार, कार रिसीव करना इसका राइट है। एंड ऑब्लिगेशन क्या है बी की? पेमेंट देना या रिसीव करना? पेमेंट देना। तो यहाँ पे ये इसका ऑब्लिगेशन हो। ठीक बात है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों पार्टीज के कोई ना कोई राइट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और दोनों के ही कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं। फाइन। अब ऐसा एक अग्रीमेंट जिसके अंदर आपके ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अग्रीमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। वाई? बिकॉज इनके अंदर एक तो अगर किसी ने भी ब्रेक किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो पार्टीज के पास क्या है? स्यू करने का राइट है, यानी दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। एंड दूसरा, ऑब्लिगेशंस और राइट्स ये दोनों क्रिएट होती हैं, दोनों ही पार्टीज के पार्ट पे क्रिएट हो। ठीक बात है एकदम। अभी ये पूरा हमने एक ही अभी चार्ट बनाया, ये चार्ट मुझे बताओ क्लियर है क्या? ये जो फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी इक्वल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक अभी तुम्हें ये चीजें समझ आई है? थोड़ा थोड़ा कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है? फाइन। अब एक काम करो तुम लोग, ये एग्जाम्पल नोट करो, ये वाला फ्लो चार्ट, और फिर उसके नीचे ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है वो नोट करो।
डन, ये पूरा लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट तक लिख। अब इसके बाद पहले ऊपर कंसिडरेशन का मीनिंग लिखो और फिर ये नीचे लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला चार्ट बना। ऊपर वाले चार्ट का हो गया नोटिंग। तो अब ये वाला कंप्लीट करना। लीगल एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, नोटेड। डन, फाइन। अभी तक हम लोगों ने इसमें पूरा इंट्रोडक्शन समझा, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब हम इन सब की डेफिनेशंस लिखने वाले हैं। तुम लोग पहले ये बताओ, वो पूरा फॉर्मूला लर्न हो गया था क्या तुम्हें? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? कंसिडरेशन एक्ट भी हो सकता है और कोई मनी भी हो सकता है, और वैसे कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ओके, एंड देन लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग्स क्या निकलते हैं इसके लीगल एनफोर्सिबिलिटी के? एक उसमें हमारे पास राइट टू स्यू रहेगा और एक क्या रहेगा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, किसकी? दोनों पार्टीज की। ठीक है, दोनों के ही राइट भी क्रिएट होंगे, ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होंगी। एंड अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने का कोशिश किया तो हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक बात है ये एकदम? ओके, अभी इसमें डेफिनेशंस लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग डालो डेफिनेशंस। अभी वो जो चार्ट में हमने जो भी टर्म्स यूज करी हैं, इन सब की हम लोग डेफिनेशंस लिख रहे हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हम इसमें लिखेंगे ऑफर का, और ऑफर का सेक्शन होता है क्लॉज ए। ऑफर का सेक्शन है 2 क्लॉज ए। When one person signifies to another,
क्या सिग्निफाई करता है? हिज विलिंगनेस विलिंगनेस किस चीज को लेके? टू डू और टू abstain from doing. To do or abstain from doing. To obtain assent of the other. To obtain assent of the other. Such act or abstinence. ये पूरी डेफिनेशन है, इसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है ताकि तुम लोगों के लिए लर्निंग इजी हो जाए, वरना मैं पूरा इकट्ठा नॉन स्टॉप वैसे लिख देती तो तुम लर्न नहीं कर पाते उसको। प्लस हम लोगों को आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं ना, इस वजह से लर्निंग इंपॉर्टेंट है। हो गया, नोटिंग हो गया। अब लैंग्वेज समझो इसकी, क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो, जो पर्सन ऑफर देता है ना उसको हम ऑफरर बुलाते हैं, ठीक है, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑफरी बोलेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने लास्ट ये जो एग्जाम्पल नोट किया था, इसमें मुझे बताओ ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। ए को हम क्या बुलाएंगे? तुम उसी चार्ट के अंदर ये भी लिख सकते हो, ए को हम ऑफरर बुलाएंगे और बी को हम ऑफरी बुलाएंगे। जो ऑफर दे रहा है ऑफरर, जिसको दे रहा है वो ऑफरी। ठीक है, ओके, बैक टू द डेफिनेशन। देखो, वन पर्सन सिग्निफाइज टू दी अनदर। सिग्निफाई करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना। मतलब ये क्या कर रहा है? दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? अपनी विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? इच्छा, यानी वो क्या करना चाहता है, वो इस चीज के बारे में सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। अब वो एक्सप्रेस जो कर रहा है वो किस चीज के बारे में है? इधर कोई काम करने के लिए है या फिर किसी काम से एब्सटेन करने के लिए है। समझ रहे हो? एब्सटेन का मतलब होता है कोई काम नहीं करना। फाइन, तो या तो मैं काम करना चाहती हूं जिसका ऑफर दे रही हूं उसको, या फिर मैं कोई पर्टिकुलर काम नहीं करवाना चाहती या नहीं करना चाहती। तो एब्सटेन का मतलब नेगेटिव सेंस में हो गया। ओके, अब ये करने के पीछे मेरा पर्पस क्या है? यहां जो मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये क्या है? ये मेरा पर्पस है। जिस सामने वाली पार्टी का क्या ऑब्टेन करना है? असेंट ऑब्टेन करना है। एक तरीके से इसका मतलब कंसेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कंसेंट है। लेकिन तुम कंसेंट वर्ड यूज नहीं करोगे, तुम असेंट वर्ड यूज करोगे। ओके, असेंट ऑब्टेन करना है, यानी मैं, बात बताओ, अगर मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरी कार चाहिए क्या मैं उसको डरा धमका करके मेरी कार सेल करूंगी? नहीं ना। क्या मैं उसको प्रेशराइज करूंगी कि तुझे मेरी गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी? नहीं ना। ऐसे ऑफर थोप थोड़ी रहूंगी मैं उसके ऊपर, नहीं। मुझे क्या चाहिए? उसका एक्सेप्टेंस चाहिए कि तुम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बताओ कि तुम कार खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते। तो मेरा पर्पस क्या है? असेंट ऑब्टेन करना है। किसको लेकर के? एक्ट को लेकर के, जो ये है, और एब्सटिनेंस जो ये बी पॉइंट में आया। पूरी डेफिनेशन समझ आए? डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले, वन पर्सन अनदर पर्सन को क्या कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है। क्या सिग्निफाई कर रहा है?
अपनी विलिंगनेस, विलिंगनेस किस चीज को लेकर के, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, अब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये आप कर तो रहे हो, पर्पस क्या है ये पूरा काम करने के पीछे, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अनदर पर्सन। क्लियर है एकदम। ये जो मैं अलग से लिख रही हूँ ना फॉन्ट में, अलग से कलर्स में लिख रही हूँ, तो चीज को पेंसिल से लिख लिया करो तो तुम्हें उन पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, आंसर में नहीं लिखना है, ये जो मैंने लिखा है ये तुम्हारे लर्निंग के, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अलग से इसको पेंसिल से लिखोगे। अब एक बात यहाँ पे बताओ, ये वन पर्सन ऑफरर है कि ऑफरी है, ऑफरर। ठीक है, और ये अनदर कौन है, ऑफरी है। श्योर, श्योर, ओके परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे असेंट ऑफ अदर जो है, ये अदर कौन है, ऑफरी या ऑफरर, ऑफरी है ये। परफेक्ट एकदम, मतलब समझ आ रहा है आप पूरी डेफिनेशन का। ठीक है, मतलब एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम कर दिया हमने, एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लिया, एंड डेफिनेशन तुम्हें ऐसी ही लिखनी पड़ेगी। ट्राई करना, थोड़ा बहुत वर्ड्स इधर उधर जाएंगे चलेगा, बट पूरी की पूरी डेफिनेशन की वो ही मत चेंज कर देना, लैंग्वेज ही हमें ऐसे ही इसको लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पार्ट्स में डिवाइड कर। ओके, ये मीनिंग्स लिख ली जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, डन है ये एकदम। तो ऑफर की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करो, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू दी अनदर, क्या सिग्निफाई कर रहा है, हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस अबाउट टू डू और abstain from doing, and then purpose to obtain the assent of the other person। ठीक बात है यहां तक। सेक्शन नंबर कौन सा लिखा हमने ऊपर, 2 क्लॉज ए, क्लॉज ए है ना, मतलब डेफिनेशंस के यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो ज्यादातर सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेंगी तुम्हें, बट आगे ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, क्लॉज है। ठीक है, ब्रैकेट करके ये जो चीज हमने लिखी है ना, ये हम क्या लिख रहे हैं, क्लॉज लिख रहे हैं, और ये आगे की चीज तो तुम्हारा सेक्शन नंबर है ही, जो मैंने तुम्हें पहले बताया। क्लियर है, फाइन। अब दूसरा सेक्शन लिखो फिर, दूसरी डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस का सेक्शन नंबर है क्लॉज बी। when the person to whom proposal is made, when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। The proposal is said to be accepted। नोटेड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, when the person to whom proposal is made, पहली बात तो प्रपोजल क्या होता है, ठीक है, ऑफर को ही क्या बोलते हैं, प्रपोजल भी बोलते हैं, फाइन। अब when the person to whom proposal is made, कौन है ये पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया था,
ऑफ ऑफरी, ठीक है, ऑफरी को प्रपोजल दिया गया था। अब वो ऑफरी क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई का मतलब एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, अपना असेंट एक्सेप्ट कर एक्सप्रेस कर रहा है। देयर टू मतलब ऑफर को अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, असेंट दे रहा है। इसका मतलब वो ऑफर क्या हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ये जिसको हमने ऑफर दिया था उस पर्सन ने अपना असेंट दे दिया मतलब उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। इजी डेफिनेशन है ये। अभी तक हमने दो डेफिनेशंस किस किस की देख ली, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखेंगे। An offer which is accepted becomes a promise. क्यों, हमने फॉर्मूला बनाया था उसका, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एक ऐसा ऑफर जो एक्सेप्ट हो गया है तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। इजी, ठीक है। इसका सेक्शन नहीं करेंगे हम, सेक्शन नंबर लर्न नहीं करना इसका। अब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अब कंसिडरेशन का मैं डेफिनेशन अभी नहीं लिखवा रही हूं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बाद में आएगा। अभी डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं अग्रीमेंट का डेफिनेशन। अग्रीमेंट, इसका सेक्शन है 2E। every promise and every set of promises forming consideration for each other is called an agreement. और इसके साथ ही एक और कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन लिख ही लो। An agreement enforceable by law is a contract. With this हमने सारा ये definitions complete। ठीक है, अब समझो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। अच्छा, यहाँ पे इधर तो हम सिंगल प्रॉमिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं। हो सकता है ना कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए बहुत सारे काम करके दे रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है उसको, तो वो सारे मल्टीपल प्रोमिसेस हो जाएंगे।
ओके तो ये सेट ऑफ प्रोमिसेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मल्टीपल प्रोमिसेस, मल्टीपल प्रोमिसेस। एक सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है और बहुत सारे प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म कर रहे हैं? कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज को एक दूसरे को कोई ना कोई कंसिडरेशन देना है। ये ध्यान रखना, ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं कुछ करे जा रही हूं, सामने वाला ना मुझे पैसे दे रहा है ना मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों की तरफ से क्या होना चाहिए? दोनों के प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे? कंसिडरेशन बनेंगे। इसका मतलब ये क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, तो डेफिनेशन बोलो एक बार। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन अग्रीमेंट। ठीक है, देन उसके बाद अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। बस उसी को डेफिनेशन में डाल दो। एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बुलाते हैं। एनफोर्सिएबल वर्ड का मतलब जिसे लॉ फोर्स में लाता है, लॉ उसे फोर्स में लाएगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम उसको स्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी एनफोर्सिबिलिटी के वो दो मीनिंग्स निकलते हैं, अभी जो चार्ट में बनाया था वही है लीगल एनफोर्स। ठीक है, ये एकदम समझ में आ गया। तो हमने कितनी डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली टोटल? कौन कौन सी? ऑफर, ऑफर सीक्वेंस में चलो तो याद रहेगा। ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा ऑफर का सेक्शन कौन सा था? 2A है ना, तो ये भी इसको भी मेमोराइज करते चलना। 2A किसका है? ऑफर का। फिर उसके बाद 2B एक्सेप्टेंस, फिर 2E एग्रीमेंट एंड 2H कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसको हम कल दोबारा रिवाइज कर लेंगे। एक बार घर जाकर के 5-10 मिनट्स के लिए नोट्स खोल के देख लिया करो कि हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक, तो उससे तक काम हो जाएगा, तो बाकी काम कल कंटिन्यू।